क्या आप जानते हैं रिटायरमेंट के बाद भी आप फिक्स इनकम पा सकते हैं। देखिए, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना आप कॉर्पस लेके आते हो उससे भी आपको एक साइड में इनकम मिल सकती है, वो भी गारंटी के साथ। गवर्नमेंट की आप इसी स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी रिटायर्ड पर्सन है या जिनकी एज 60 साल से ज्यादा हो चुकी है या 60 साल है, या वो लोग जो 55 से लेके 60 साल की एज के बीच में वीआरएस ले चुके होते हैं, यानी कि प्री रिटायरमेंट जो ले चुके होते हैं, उन लोगों के लिए खास स्कीम है। और स्कीम भी कुछ ऐसी है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन तो चलो उनके हिस्से की मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो कॉर्पस वो लेकर आते हैं उस कॉर्पस के आधार पे उनको साइड में एक बहुत अच्छी इनकम मिलेगी। और उनके कॉर्पस का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी उनका जो लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, वो भी फुली सिक्योर्ड रहेगा, पूरी गारंटी के साथ गवर्नमेंट के पास रहेगा। जब चाहे उसे वो ले सकते हैं, वरना आप जब तक उसको आप अपने इसी स्कीम में रखेंगे तब तक आप गवर्नमेंट से एक अच्छा खासा मुनाफा भी लेते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं इसी के बारे में। गवर्नमेंट की प्योर ओरिएंटेड स्कीम पोस्ट ऑफिस की स्कीम है SCSS, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में आज हम बात करेंगे। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई ये स्कीम है। और ये स्कीम केवल उन लोगों के लिए है जिनकी एज 60 साल या 60 साल से ऊपर है। उन लोगों के लिए एक भरोसेमंद साथी और एज जो रिटायरमेंट एज के बाद की जो लाइफ होती है उसके लिए एक सिक्योरिटी के लिए इस स्कीम को डेवलप किया गया है। और इस स्कीम के जरिए उन लोगों की मदद करने की सरकार की एक मुहिम भी है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो बाकी सारे स्कीम से बहुत ज्यादा रखा गया, इसलिए ताकि रिटायरमेंट के बाद पर्सन को जरूरत होती है एक अच्छे खासे कॉर्पस की, मेडिकल सुविधाओं की, खाने पीने की, क्योंकि शरीर उस वक्त उतना साथ नहीं देता। इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रखा ताकि उन लोगों को पैसा अच्छा खासा मिल सके। इसमें लगभग 8.2% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। वीडियो में मैं आज इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, किस तरीके से SCSS स्कीम के जरिए उन लोगों को मदद मिल सकती है और उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो सकता है। पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट या पर्पज ऑफ स्कीम की हम बात करें अगर इस स्कीम से जुड़ी हुई, तो सिर्फ इतना सा है, जो लोग 60 साल से ऊपर हो गए हैं या वृद्ध हो गए हैं, जो रिटायरमेंट अपना लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों की लाइफ को एक तरीके से बैलेंस करना सरकार की इस स्कीम या इस मुहिम के जरिए ये मान लीजिए एक गोल होता है। तो जहां पे ये SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की हम बात करें, ये केवल और केवल सीनियर सिटीजन के लिए ही है। इसके अंदर ना तो कोई यंग पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ना ही कोई मिडिल एज का पर्सन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसमें केवल चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी एज 60 साल से प्लस होनी चाहिए, नंबर 1। सेकंड हम बात करें, अगर कोई 55 साल में अगर इससे जुड़ता है तो उसने कंपनी से या किसी भी संस्था से जहां वो वर्क कर रहा है वहां से VRS लिया होना चाहिए। VRS मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अगर उसने VRS लिया है तो उसी कंडीशन में वो 55 साल की एज में भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वरना 60 साल और 60 साल से ज्यादा वाले लोग ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक चीज इसमें ध्यान देने की बात है, अगर कोई पर्सन इंडिया का है और वो बाहर रह रहा है, यानी कि किसी अदर कंट्री में रेजिडेंस है उसका, तो देखिए इंडिया से बाहर अगर कोई पर्सन है यानी कोई NRI है, तो वो इस स्कीम के साथ नहीं जुड़ सकता, चाहे उसकी एज 60 साल हो या फिर 70 साल हो, 75 साल, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो इस स्कीम के साथ नहीं जुड़ सकता। ये केवल प्योर तरीके से जो इंडियंस है ना उन्हीं के लिए है, जो इंडियंस जो सीनियर सिटीजन है उन्हीं के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जितने भी स्कीम है ना, वो नॉर्मली प्योर इंडियन ओरिएंटेड स्कीम ही होती हैं, यानी कि उनमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो केवल इंडिया के लोग ही कर सकते हैं। अभी तक मुझे ऐसी स्कीम नहीं है जो इसमें इंडिया से बाहर कोई NRI या कोई बाहर रहता हो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करे, प्रॉफिट कमाए। पोस्ट ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी तक पोस्ट ऑफिस में नहीं है इंडिया के अंदर, भविष्य में आ सकता है।
उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल ऐसी स्कीम कोई भी नहीं है जहां पोस्ट ऑफिस में किसी अदर कंट्री में रहने वाला, चाहे वो इंडिया का ही क्यों ना हो, वो इन्वेस्टमेंट करे, अपना प्रॉफिट कमाए, ऐसा नहीं है। तो वो एनआरआई वगैरह नहीं होना चाहिए, प्योर इंडियन वो रेजिडेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की बारे में। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर कोई इंसान इसके अंदर करता है तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो मिनिमम जो राशि है वो है 1000, 1000 रुपए में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम राशि है, मैक्सिमम जो अमाउंट रखा गया है वो है 30 लाख, यानी 30 लाख रुपए आप इसमें मैक्सिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मिनिमम 1000 रुपए आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये 2023 के अंदर ही अपडेट किया गया था, इसके अंदर 30 लाख रुपए जो सरकार ने रखे थे कि भाई 30 लाख तक लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे पहले कम था, लेकिन 2023 में इसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है। और मिनिमम 1000 रुपए ही आप इसमें मिनिमम 1000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, बाद में इसमें आप डलवा भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो 30 लाख पे आके ये सीमा रुक जाती है। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है 8.2%, यानी सीनियर सिटीजन जो भी स्कीम है, इस स्कीम के अंदर 8.2% इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। देखिए, आज के टाइम में ना तो किसी गवर्नमेंट बैंक के अंदर 8.2% इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, ना किसी प्राइवेट बैंक में दिया जाता है। हाँ, वो कुछ अलग बात है कि कुछ जो बैंक ऐसे हैं जो स्टेबल हो रहे हैं अभी, जो जिनको मार्केट में अपनी पहचान बनानी है, कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जिनके जरिए लोगों को 8.2 सीनियर सिटीजन को या इससे ऊपर थोड़ा सा 8.5%, 9% तक इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट में, लेकिन उन बैंकों में जो अभी तैयार हो रहे हैं, मार्केट में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट में कुछ ऐसा नहीं कि 8.2 दिया जाए। और ये सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी मुहिम है, जो केवल सीनियर सिटीजन के लिए। इसके अलावा अगर 8.2 दिया जाता है ना, वो होता है कन्या समृद्धि योजना के अंदर, उसके अंदर भी लगभग 8.2% की इसके अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं इसके टेन्योर की, यानी कि टाइम पीरियड की। देखिए, टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इसके अंदर मिनिमम या मैक्सिमम 5 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक साथ। और जब आपके 5 साल पूरे हो जाएं, उसके बाद इस स्कीम को आप 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हो। तो 3 साल आप और बढ़ा सकते हो अगर आप चाहते हो कि 5 साल के बाद भी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखूं। तो ये भी इसका टाइम पीरियड है, या मान लीजिए टेन्योर की सीमा है। अब इस स्कीम से जुड़ने के लिए कुछ हमें रिबेट भी मिलता है। देखिए, इस स्कीम से जुड़ने के काफी फायदे हैं अपने। अगर कोई ओल्ड पर्सन जुड़ता है तो उसको काफी जगह फायदा मिलता है। इसमें टैक्स के अंदर भी आपकी छूट मिलती है। सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की इसके अंदर रिबेट मिलती है, यानी 1.5 लाख तक की आपको छूट मिलती है। आप ITR में उसको भरें। और जो इंटरेस्ट रेट है, देखिए आपका इसके अंदर TDS भी कटता है। मैं आपको पहले बता दूं, एक चीज ध्यान रखना, इसमें TDS भी कटता है। कब कटेगा? जब आपका इंटरेस्ट रेट 50,000 या 50,000 से ऊपर चला जाएगा, उस कंडीशन में आपका TDS भी काटा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। 80C के तहत आपको 1.5 लाख की रिबेट मिलती है, लेकिन आपका जो भी अमाउंट इस स्कीम के अंदर रखा हुआ है, यानी SC SS स्कीम के अंतर्गत आपका जो अमाउंट रखा है, उसका इंटरेस्ट रेट अगर 50,000 से ऊपर चला जाता है साल में, 1 साल की बात कर रहा हूं, 1 साल में चला जाता है, तो उस पर TDS भी कटेगा। तब आपका पैन कार्ड वगैरह सब लगेगा, लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखें। ये तो जानकारियां थी जो कि इस स्कीम से जुड़ी थी। SC SS स्कीम जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जो रिलेटेड जानकारी थी, मैंने आपको बताई। आप इस स्कीम को इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस शहर का हो या गांव का हो या किसी भी कस्बे का हो। आप छोटे बड़े कोई भी कंडीशन ना देख के सीधा उस स्कीम को जुड़ने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। इस स्कीम से जुड़ने के लिए अगर आप जुड़ते हैं, जो भी सीनियर सिटीजन हैं वो इस स्कीम से जुड़ते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जरूर लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, सेकंड नंबर पे पैन कार्ड। पैन कार्ड इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट जहां भी 10,000 से ऊपर अगर आता है ना, तो आपका पैन कार्ड जरूरी हो जाता है। उस कंडीशन में क्या है कि आपका पैन कार्ड, एक तो आधार कार्ड तो होगा ही होगा, साथ में पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी, और पैन कार्ड ये स्टार्टिंग में ही ले लिया जाता है। सेकंड, जो भी अमाउंट, अब देखिए बात थोड़ा सा ध्यान देने की है। अगर आप
1000 मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट ऐसा होता है कि मान लीजिए आप लमसम अमाउंट डाल रहे हो 30 लाख रुपए, इसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 लाख की है और आप 30 लाख रुपए आप एक साथ डाल रहे हो, उस वक्त आपको डाल तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 30 लाख रुपए आप कहाँ से लाए और क्या आपका रिटायरमेंट का पैसा है या आपके पास पहले से घर पे रखा हुआ है या कुछ सामान आपने बेचा है, जमीन बेची है या प्रॉपर्टी का है या कुछ भी है, वो चीज आपको जरूर इसके अंदर शो करनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखें। अगर 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए या फिर 1 लाख से कीजिए, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं एक साथ तो हमें पैन कार्ड भी शो करना पड़ेगा, साथ में रीजन भी शो करना पड़ेगा कि ये पैसा हमारे पास कहाँ से आया। उसके बाद आता है आपके रेजिडेंशियल प्रूफ, वो लगेगा इसके अंदर। फिर इसके अंदर आपके फोटो लगेंगे, 4 फोटो आप इसमें कैरी करें, हालांकि 2 में काम बन जाएगा लेकिन फिर भी आप 4 फोटो तो इसके अंदर साथ में लेके जाए। तो ये कुछ प्रूफ है जो आपको अकाउंट ओपन करते वक्त अपने साथ में रखते। साथ में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए आजकल इंडिया के अंदर जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं वो सभी एक तरीके से गवर्नमेंट ऑनलाइन कर रही है और एक तरीके से उसके अंदर पोस्ट ऑफिस में पासबुक की सुविधा, चेकबुक की सुविधा, पैन कार्ड की सुविधा, एटीएम की सुविधा, ये सभी में धीरे 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 पूरे इंडिया के अंदर ये सुविधा लागू की जा रही है। जो शहरी क्षेत्रों में उनमें तो ऑलरेडी लागू हो चुकी है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आपके जितना भी अगर कस्बे में रहते हो, गांव में रहते हो अगर, तब आप अपने पोस्ट ऑफिस में पूछ सकते हो कि क्या ये सुविधा अभी तक हमारे पोस्ट ऑफिस में आई है या नहीं। अगर आई है तो आप इनसे जुड़ सकते हो ऑनलाइन सुविधाओं से, पासबुक से, एटीएम से। अगर नहीं आई है तो आप उसको बोल सकते हो कि जैसे ही आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। और अगर आप शहर में रहते हो तो इन चीजों का भी फायदा उठा सकते हो। अब मैं इससे जुड़ी एक सावधानी आपको बताता हूँ, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के अंतर्गत आपको कुछ सावधानी रखनी है। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया इसके अंदर 10 लाख रुपए, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल रहा हूँ, आपने 10 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया और कितने साल के लिए होता है, ये जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, ये होता है 5 साल, यानी 5 साल इसका लॉकिंग टाइम है। बाद में इसको 3 साल और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई 5 साल से पहले, यानी आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन आपके घर में कोई ऐसा काम आ गया, शादी आ गई या बीमारी आ गई या किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए निकालना, आपको वो पैसा निकालना पड़ रहा है। तो एक चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस चीज को अच्छी तरीके से अपने फैमिली में देख लें कि 1 साल से पहले, यानी 1 ईयर से पहले तो आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते किसी भी कंडीशन में। ये चीज ध्यान रखें, 1 साल से पहले इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। और अगर आप 1 साल से और 2 साल के बीच में पैसा निकालते हो, अगर 1 साल से 2 साल के बीच में अगर पैसा निकालते हो, उस वक्त आपका जो 1.5% आपका जो टोटल में से डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? देखिए अगर आप 1 साल तक पैसा निकलवाते हो, 1 साल या 1 साल से पहले, तब तो आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं निकलेगा। 1 साल के बाद निकलवाते हो, यानी 1 से 2 साल के बीच में अगर पैसे की जरूरत पड़ी और आप पैसा निकलवा रहे हो, उस टाइम पे आपको 1.5% पैसा कटेगा, जो भी आपने अमाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है। वो अमाउंट आपका 10 लाख है तो 10 लाख रुपए में से 1.5% आपका माइनस हो जाएगा। अगर ये 20 लाख है तो 20 लाख रुपए में से माइनस हो जाएगा। और अगर ये 1 लाख है तो 1 लाख में से 1.5% आपका ये पेनल्टी के तौर पे लग जाएगा। और सेकंड बात, अगर आपने पैसा 2 साल के बाद निकलवाते हो, 2 से 5 साल के बीच में अगर आप पैसा निकलवाते हो, तो वहां आपका 1% आपका उसमें से पेनल्टी के रूप में चला जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखें। अगर 5 साल से पहले या 2 साल से 5 साल के बीच के पीरियड में, टाइम पीरियड में आप पैसा निकलवाते हो, तो आपका 1% लेस हो जाएगा टोटल अमाउंट में से जो आपने पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है। तो ये चीज सावधानी के तौर पे ध्यान में रखें। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, तो अपनी जरूरतों को पूरी तरीके से देख लें कि कभी मैंने पैसा इतना, तो ऐसा नहीं है कि घर में जितना पैसा आपने सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम है ना कभी भी आ सकती है। सडनली प्रॉब्लम कब क्रिएट हो जाए पता नहीं चलता है।
और जब प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई बीमार हो जाता है, कभी किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है या किसी को बाहर जाना है कहीं पे भी, तो ये मान के चलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, जितना भी टोटल अमाउंट है ना उसका 60% या 70% ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास लगभग 1 लाख रुपए है तो 70,000 रुपए या 60,000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करें। बाकी का पैसा अपने बैकअप के तौर पे हमेशा जमा करके रखें, क्योंकि बैकअप होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आप 1 लाख का 1 लाख लगा दिया और उसके बाद आपको 5 महीने में 3 महीने में जरूरत पड़ गई पैसे की, तो आप ऐसे क्लोज होकर बैठ जाओगे, उस वक्त आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपनी चीजों को, अपनी जो जरूरतें हैं उनको देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो आज हमने बात की है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। मैंने इसके बारे में तमाम जो जानकारी आपको बता दी है। 2025 के नए जितने भी शेड्यूल इसके अंदर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, पर जितना भी अपडेट मटेरियल था मैंने आपको अच्छी तरीके से इसमें बता दिया है सेविंग स्कीम के अंतर्गत। फिर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 8.2% के इंटरेस्ट रेट के साथ आपको बहुत अच्छा सिक्योरिटी के साथ आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। फिर भी कोई ऐसी क्वेरी आपके दिमाग में है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी जो नए साल में ट्रेंडिंग था मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।